स्टार्ट। काउंटिंग हो रही है ना, 1 2 3 करके। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग हेडिंग डाले थे क्या, मृतोपजीवी या अपमार्जक अपघटक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़े थे बताएंगे? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। बातें मत करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मृतोपजीवी या अपघटक। मृतोपजीवी या अपघटक। अपघटक क्लियर? तो कुछ बताएंगे इसके बारे में, मृतोपजीवी या अपघटक किसे कहते हैं? विभाजन होना मतलब हाँ, या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और कोई? और किसी को कोई आइडिया नहीं है? वही है, वे जीवधारी या सजीव जो अपने भोज्य पदार्थ को किसी दूसरे सजीव के मरने पर या सड़ने या गलने से क्या होता है, उन्हें प्राप्त होता है। आसान शब्दों में, वे जीव या सजीव जो अपने भोजन की प्राप्ति किसी सड़े गले या मरे हुए सजीव या जीवधारी के शरीर से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अपघटक या मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्लियर? लिखिए, वे जीव, हेडिंग है अपघटक या मृतोपजीवी। लिखिएगा, वे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत, वे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत वे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। मृतोपजीवी या अपघटक कहलाते हैं। मृतोपजीवी या अपघटक कहलाते हैं। क्लियर? जैसे जीवाणु, कवक, आदि। जीवाणु, कवक आदि। क्लियर? तो फाइनली समाप्त हो गया जैविक कारक। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जैविक कारक। पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र के 2 घटक थे, एक जैविक कारक था और एक क्या था, अजैविक कारक। तो हम लोगों की पहली हेडिंग क्या थी? जैविक कारक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है जैविक कारक में, चेक करिए एक बार। जैविक कारक में सबसे पहले जैविक कारक कहते किसे हैं, होता क्या है, यही पढ़ा है हम लोगों ने ना। क्या क्या पढ़ा है, एक बार हेडिंग का नाम बताओ। हाँ, उत्पादक,
उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में जैसे हमने स्वपोषी उत्पादकों को देखा, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। इसके बाद लास्ट पॉइंट था क्या, अपघटक। अब हम लोग बात करेंगे अजैविक कारक की ना। तो अगली हेडिंग होगी अजैविक कारक। हेडिंग डालिएगा अजैविक कारक, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। पारिस्थितिक या परितंत्र के पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। क्लियर? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। तो बात करेंगे अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक कहते किसे हैं? तो हमारी परितंत्र के वे घटक जो निर्जीव अवस्था में होते हैं, वे घटक या वस्तु या पदार्थ जो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। क्लियर? जैसे इसमें क्या लिखा है, करे परितंत्र के अजैविक घटकों में हम निम्न कारकों को सम्मिलित करते हैं, जैसे भौतिक कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक। यानी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कुछ सजीव वस्तुएं भी होती हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं। कुछ सजीव के अंदर होने वाली जो भी जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं के लिए हम निर्जीव अर्थात अजैविक घटकों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम भोजन करते हैं अर्थात हम पाचन करते हैं, हम श्वसन करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, हम जनन करते हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हम जिन रसायनों या तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, वे रसायन या तत्व क्या होते हैं, अजैविक होते हैं अर्थात निर्जीव होते हैं। हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वसा लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। ये जो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, ये क्या सजीव वस्तुएं हैं कि निर्जीव वस्तुएं हैं? तो सब के सब निर्जीव हैं। लेकिन इनको जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जैविक क्रिया या उपापचयी क्रिया क्या होती है, संपन्न। अर्थात हमारे अंदर जो भी उपापचयी क्रिया होती है, एक जीवधारी के अंदर जो भी रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उस रासायनिक क्रिया को या जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए अजैविक क्रियाओं का होना या तत्वों का होना अति आवश्यक है। उनकी उपस्थिति में ही हम अपनी जैविक क्रियाएँ संपन्न कर पाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जिन या गुणसूत्र, जिन या जो गुणसूत्र होता है, एक्चुअल में जो जिन या गुणसूत्र है, अगर उसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में भी तो हमें कहीं ना कहीं कार्बन दिख रहा है, कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है। ये सब के सब तत्व क्या हैं, निर्जीव तत्व तो ही हैं, लेकिन इनके एक निश्चित क्रम या संरचना में उपस्थित होने के कारण यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हमारे ही शरीर से अर्थात सजीवों के शरीर से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं, और एक नए जीव का या एक नए शरीर का क्या कर रहे हैं, निर्माण। लेकिन एक्चुअल में वह जो भौतिक इकाई है, जिसे हम लोग जीन कहते हैं, वह क्या है, निर्जीव ही तो है, लेकिन हमारे अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। बात समझ में आई? यानी अगर एक परितंत्र है तो उस परितंत्र में जो भी सजीव और जो भी निर्जीव हैं, जो भी जैविक कारक है और जो भी अजैविक कारक है, दोनों के बीच कोई ना कोई पारस्परिक संबंध होता है, और उसी पारस्परिक संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, परितंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र। क्लियर? लिखिएगा पारिस्थितिकीय तंत्र के अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में, अजैविक घटकों में उन कारकों को सम्मिलित किया गया है, उन कारकों को सम्मिलित किया गया है उन कारकों को सम्मिलित किया गया है जो जैविक घटकों के वितरण, जो जैविक घटकों के वितरण, वितरण मतलब बंटवारा, वितरण कामा संरचना,
वितरण, संरचना आदि को प्रभावित करते हैं। वितरण, संरचना आदि को प्रभावित करते हैं। क्लियर? पैराग्राफ चेंज। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, जलवायवीय या भौतिक कारक। पहला, जलवायवीय, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का जो जलवायु होता है वह भी हमें प्रभावित करता है। जलवायवीय या भौतिक कारक, भौतिक कारक, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो तापमान है या वहाँ का जो वातावरण है वह भी आपको प्रभावित करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो कैसे करता है या किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है? हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अगर वह हर 3 महीने या 4 महीने बाद बदलता है तो उसके अनुसार हमारी लाइफ स्टाइल भी बदलती है या सेम रहती है? बदलती है ना। कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन खान पान भी इस वातावरण के अनुसार प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है होता है। बहुत सारी फल या सब्जियां जो हमें सर्दी में मिलती है तो गर्मी में नहीं मिलती है, गर्मी में मिलती है तो बरसात में नहीं मिलती है। कुछ फल या सब्जियां केवल मानसून में ही प्राप्त होती हैं कि नहीं? लेकिन कुछ फल और सब्जियां जो हमें 12 महीने प्राप्त होती हैं, तो होता है कि नहीं? यानी कहने का मतलब सीधा सीधा जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वह आपको क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि हम एक सजीव हैं, जैविक कारक हैं, तो हमें क्या प्रभावित कर रहा है? अजैविक कारक में क्या? जलवायु या भौतिक कारक। लिखिएगा, इन कारकों के अंतर्गत, इन कारकों के अंतर्गत, इन कारकों के अंतर्गत भौतिक कारक जैसे, भौतिक कारक जैसे प्रकाश, ताप, टेम्परेचर, ताप, कामा वर्षा, नमी, ETC आदि। नमी से हमारा क्या लेना देना है? अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा कम रहे या ज़्यादा रहे तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तो वही मतलब हमारे ऊपर कैसे प्रभावित, हमें कैसे प्रभावित करेगा? अगर हमारे वातावरण में जो गैस है, यहाँ पर जो है गैस है जो हमको दिख नहीं रही है, अदृश्य होती हैं, इसमें कभी कभी जैसे अभी इस टाइम नमी की मात्रा ज़्यादा है, एक टाइम आता है गर्मी मई जून का, तो उस समय क्या होता है? कम होता है। तो उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, वो तो गर्मी के दिन में जल की मात्रा कम होती है, ठंडी में ज़्यादा होती है। उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? पेड़ पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। प्रभावित होते हो या नहीं होते, खाली इतना बताओ। कैसे प्रभावित होते हो? ज़्यादा कुएसा होने से सांस लेने में दिक्कत होती है। आज समय से पहुंच गई है। आज कहीं नहीं लगा था मेला, तो आज कहाँ टाइम से आ गई?
अच्छा, हम लेट आए हैं। प्रभावित होता है भाई, आपकी त्वचा प्रभावित होती है, आपके सभी ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं, आपका इमोशन भी प्रभावित होता है, संवेदना, फीलिंग। सर्दी में मन में ज़्यादा लड्डू फूटता है, गर्मी में तनिक कम फूटता है। गर्मी में ज़्यादा फूटल है ना ही, ठंडी में ज़्यादा लड्डू फूटता है इमोशन का। क्लियर? देखो, कहने का मतलब सीधा सीधा, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारी त्वचा प्रभावित होगी, अर्थात हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, सीधा सीधा ठंडा हो जाएगा। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा कम है, आर्द्रता कम है, तो हमारा एटमॉस्फेयर जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म। गर्मी के दिन में ना आपको आँच लगती है, आँच लगती है। घर से साइकिल लेके जब निकलते थे तो आँच लगती थी, जलन या हीट महसूस होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना आएगा ना, तो जब साइकिल लेके चलेंगे ना तो ठंडी लगेगी, पूरा पानी वानी, मतलब चेहरे पर, बाल पर, इधर हाथ पर पूरा पानी जम जाएगा। नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई ना, तो ठंडी लगी कि नहीं लगी, ना लगी, लगेगी। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज। तथा मृदीय कारकों जैसे, तथा मृदीय कारकों जैसे, तथा मृदीय कारकों जैसे, क्या मिट्टी भी हमको प्रभावित करती है का? कैसे प्रभावित करती है? हाथ गोड़ में लगाते हैं तो प्रभावित करती है। मिट्टी भी प्रभावित करती है, जैसे मृदा पीएच, किसी किसी मिट्टी में पीएच मान अधिक होता है, किसी का कम होता है। ऐसा होता है ना, जो धोबी लोग इस्तेमाल करते हैं रेह का, उसका पीएच मान 7 से कम होता है या ज़्यादा? क्या होता है वो? अधिक होता है। अच्छा, तो फिजिक्स करें, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना साबुन का निर्माण, तो साबुन कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा ना, वो भी साबुन वाला ही भी काम करता है। सही है, 7 से अधिक है। आप कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं? करिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। रेह का इस्तेमाल करा मुँह धोआ खातिर। उसर ना है तुम्हारे गांव में? नहीं, नदी के तीरे थोड़ा मिलता है भाई। हमारे यहाँ चला तो आप टांगर पकड़ के घिसरा दे पूरा नदी में। जैसे वो अक्सर करके ना, वो जैसे वो जो ऊसर भूमि होती है ना, ऊसर वाली, उसके आसपास मिल जाता है। क्लियर? चलिए आगे लिखिएगा। मृदीय कारक में मृदा पीएच, कामा मृदा जल, मृदा पीएच, मृदा जल, कामा मृदा संरचना आदि को सम्मिलित किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। मृदा से आपकी त्वचा प्रभावित नहीं होती है। कभी कोयलरी में तनी चल जा, नहीं तो भट्ठा पर चल जा, ईंटा पाथर, जाके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। हम बताएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उल्टी थोड़ा होगा। अच्छा, रूखी, हाँ, रूखी के साथ साथ सूखी भी हो जाएगी और कुछ डार्क भी हो जाएगी। डार्क मतलब तोरे भाषा में क्या हो जाएगी, कलुआ। लेकिन जहाँ की मिट्टी दोमट हो, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट, 3 प्रकार की होती है। एक में बालू की मात्रा कम होती है, एक में बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, एक में बालू और रमे, मतलब बालू और मिट्टी दोनों की मात्रा बराबर होती है। क्लियर? हाँ, नहीं,
जिसमें ज़्यादा होता है, नहीं जिसमें ज़्यादा होता है उसे बलुई, जिसमें खाली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, बालू की कम, उसे दोमट। और क्या बोले एक तो? नहीं, जिसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा और बालू की मात्रा कम वो चिकनी हो जाएगा। दोमट में दोनों की बराबर होती है। वही। अगली हेडिंग, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, बताइए हो अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? बारे पढ़वैया मैंने लाजो न लगत। कक्षा 12 में भैया पढ़ रहे हैं। गलत कहा है? कौने क्लास में है तू भाई? तो 12 में ही बताएगा कि जोने में कार्बन है तो कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हो? जोने में कार्बन ना होता है। तक LKG वाला ना, तो तू तो गदैया वाला काम किला। हाँ, कुछ ना कुछ बोलते रहो। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की एक चैन होती है, एक श्रृंखला, निश्चित श्रृंखला होती है। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन को ही एक्चुअल में कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का निश्चित चैन नहीं होता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। तो ये अपने केमिस्ट्री वाले गुरु से पूछा, मैंने आपको अला बताएं डिफरेंट। एक ठो में श्रृंखला रहेगी हाइड्रोजन और कार्बन की, एक ठो में श्रृंखला नहीं रहेगी लेकिन कार्बन रहेगा। कार्बन दोनों में रहता है, एक ठो में श्रृंखला में रहता है और एक ठो में बिना श्रृंखला का रहता है। हाँ जी, चलिए लिखिएगा। यह वे पदार्थ होते हैं, यह वे पदार्थ होते हैं, यह वे पदार्थ होते हैं जो जीव के रासायनिक संगठन, जो जीव के रासायनिक संगठन, जीव के रासायनिक संगठन के घटक होते हैं, जीव के रासायनिक संगठन के घटक होते हैं तथा पदार्थों के चक्रण में, पदार्थों के चक्रण में भाग लेते हैं। चक्रण मतलब रिसाइकल। कोई ऐसा पदार्थ जो रिसाइकल होता हो? हाँ, प्लास्टिक सही है, रिसाइकल कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसा तत्व जो रिसाइकल होता हो? अरे DNA के अलावा भी है, जो ठोस ठास के आते हैं ना, वो रिसाइकल होता है। पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं तो जब उसकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर में रहता है। कभी न कभी हमारा शरीर डिकम्पोजिट होगा, हम कभी न कभी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब आए हैं तो मरेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जितने भी पोषक तत्व रहे होंगे या हैं, जब हम मरेंगे तो वह पुनः उस पृथ्वी में क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। और उन पोषक तत्वों को हमने किसी न किसी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ के रूप में क्या किया? ग्रहण। सबसे सिंपल एग्जांपल वही, एक तो पालक की सब्जी होती है ना, जैसे पालक पौधा होता है छोटा सा, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो पालक से आयरन हमारे शरीर में आ गया। जैसे हम सपोज हमारी मृत्यु हो गई, हमें या तो जला दिया गया या तो दफना दिया गया। तो जब हमारा शरीर जब विघटित होगा, डिकम्पोजिट होगा, सड़ेगा, गलेगा या जल जाएगा, तो वहाँ पर कुछ न कुछ अवशेष बचेंगे कि नहीं बचेंगे? उस अवशेष में उस आयरन की भी मात्रा क्या होगी? पुनः वो कहाँ चली जाएगी? पृथ्वी में। अर्थात जब हम पौधा उगाते हैं तो पृथ्वी की सतह से ही उगता है, और उस सतह में उपस्थित सभी पोषक तत्वों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और उसी पौधे को हमने ग्रहण कर लिया तो उस पोषक तत्व, मतलब उस पौधे का पोषक तत्व हमारे शरीर में आया। फिर जब हमारा शरीर डिकम्पोज हुआ तो हमारे शरीर से वो पोषक तत्व कहाँ चला गया? पुनः उस पृथ्वी में चला गया। तो एक चक्र हुआ कि नहीं हुआ? पृथ्वी से लिया हुआ पोषक तत्व एक पौधे में गया, पौधे से हमारे अंदर आया, हमारा शरीर जब डिकम्पोजिट हुआ फिर से कहाँ चला गया? पृथ्वी में। एक चक्र बार बार घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हो रहा है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चक्रण। क्लियर? या वही साइकिल का चक्का जो राउंड राउंड घूमता रहता है।
चलिए आगे क्या लिखे हैं, तथा पदार्थों के चक्रण में भाग लेते हैं किसी भी दिए गए समय पर, किसी भी दिए गए समय पर किसी भी परितंत्र के, किसी भी दिए गए समय पर किसी भी परितंत्र के, किसी भी परितंत्र के इन पदार्थों की मात्रा, किसी भी परितंत्र के इन पदार्थों की मात्रा भी निश्चित होती है। मतलब मात्रा निश्चित होती है मतलब क्या, अगर हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व या अकार्बनिक तत्व है तो उस अकार्बनिक तत्व की मात्रा हमारे अंदर निश्चित होगी। अर्थात ह्यूमन साइंस के अनुसार अगर आप किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति की हम बात करें तो उसके स्वस्थ व्यक्ति का अगर मैक्सिमम, एक सामान्य पर्सन या स्वस्थ व्यक्ति की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, उसके अंदर उपस्थित तत्व, ब्लड कितना होना चाहिए, उसकी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, सांस ब्रीदिंग क्षमता है या सांस लेने की क्षमता है वह कैसी होनी चाहिए, ये सब की सब क्रियाएं क्या हैं, निश्चित है। अगर एक स्वस्थ पर्सन है, एक सामान्य व्यक्ति है, तो उसकी हाइट 5 से 6 के बीच होनी चाहिए, 5 से 6 फीट के बीच होनी चाहिए। वह स्वस्थ होना चाहिए तो उसका वेट जो है 50 से 65 के बीच होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन का जो वेट होता है 55 से 65 के बीच होना चाहिए। अब उसके अंदर जो हार्ट रेट होती है, हृदय की जो धड़कनें होती हैं वही 72 आवर्स या पर मिनट होनी चाहिए। अब उसकी जो ब्रीदिंग क्षमता है, सांस लेने की जो क्षमता है, वो हार्ट रेट के ऊपर ही निर्भर करेगी। उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 96 होना चाहिए, मतलब लगभग 96 से 98 फ़ारेनहाइट या 96 होना चाहिए उसके पर ml में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इतने इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे होने चाहिए। उसी प्रकार हमारे अंदर कभी न कभी जो हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो उसकी भी मात्रा क्या होती है, फिक्स होती है। हम अपने शरीर में विटामिन का स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर को विटामिन की ज़रूरत होती है, हम ऐसे फूल या फल को ग्रहण करते हैं जिसमें विटामिन होती है, तो जितनी मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन चाहिए उतनी ही मात्रा में हमारा शरीर उस भोज्य पदार्थ से विटामिन को ग्रहण करता है और हमारे शरीर में बचे हुए विटामिन को हमारे यूरिन की सहायता से बाहर कर देता है। जैसे हम वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक्स्ट्रा विटामिन को स्टोर नहीं करता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना लेता है। आप ये नहीं कि अगर हम एक बार विटामिन बी कैप्सूल खा लिए या ए को ग्रहण कर लिए, बी को खा लिए, सी ग्रहण कर लिए, कोई भी विटामिन का हमने खूब प्रचुर मात्रा ग्रहण कर ली तो 1 महीना हमारे अंदर रहेगा, नहीं। अगर हम शाम को खाते हैं तो जितनी ज़रूरत हमारे शरीर को रहेगी वो रात में उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और बची हुई विटामिन को आपके यूरिन के साथ आपके शरीर से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्लियर, यानी उसकी भी मात्रा क्या है, फिक्स है। तो कहने का मतलब किसी भी परितंत्र में जो भी अजैविक घटक है उस अजैविक घटक की जो मात्रा होती है वह निश्चित होती है और किस समय पर कितनी होनी चाहिए यह भी डिसाइड होता है कि अगर जब आपकी उम्र इतनी होगी, 25 वर्ष या 35 वर्ष होगी, तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए और आपका हार्ट रेट, आपके अंदर ब्लड की मात्रा, ऑक्सीजन लेवल, ETC जो भी होता है एक फिक्स मात्रा में होनी चाहिए। अगर कोई भी कम या ज़्यादा होता है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे करिएगा। निश्चित होती है, जैसे क्या क्या निश्चित होता है, जैसे जल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि जब हमारे हर सेल में हमारा शरीर हजारों या लाखों या करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना है। पर कोशिका में जब हमें 1% जल की मात्रा घटती है ना, हर कोशिका में से जब 1% जल की मात्रा की कमी हो जाती है तो हमें प्यास का एहसास होता है। कभी कभी लगता है ना यार प्यास लग रही है, पानी मिल जाता तो एक आध घोंट पी लेते,
यानी हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, पर कोशिका में यानी हर एक कोशिका में जल की क्या हो गई? कमी। जब हर कोशिका में जल की कमी होती है तो हमें प्यास का एहसास होता है, तब हमें पानी चाहिए। अगर वही पानी की कमी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए, मतलब हर कोशिका में लगभग 1.5% हर सेल में पानी की कमी होती है ना, तो हमारा गला सूखने लगता है, ज़बान चिपकने लगती है ऊपर नीचे। और थोड़ा सा उससे ज़्यादा कम हो गया ना, लगभग 2% के आसपास, हर सेल में 2% जल की मात्रा जब कम हो जाती है तो हम मुंह से पानी नहीं पी पाते हैं, तब हमें नोजल के द्वारा दिया जाता है। हम अपने नस के द्वारा डायरेक्ट उस पानी को खून में मिलाते हैं। गर्मियों में आप अक्सर देखे होंगे लोगों को बॉटल चढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में कुछ तो हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रिया होती है, जैसे हृदय का चलना, सांस का लेना, परिसंचरण का होना आदि क्रियाओं में हमारे शरीर को बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। उस सिचुएशन में ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वह माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाता है ताकि ऊर्जा का क्या हो? निर्माण, एटीपी का निर्माण हो। और उस सिचुएशन में उसे ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए। तो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो ग्लूकोज मिल जाता है, सांस ले लेते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाती है, और उस चक्कर में हम कभी कभी पानी कम पीते हैं। जितना, अगर आप जानते हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, वही मैक्सिमम 5 लीटर, 3 से 5 लीटर, कम से कम 3, अधिक से अधिक 5, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आप नोटिस करिए कि आप ठंडी के टाइम में कितना पानी पीते हैं, सामान्य दिन में कितना पानी पीते हैं और गर्मी में कितना पानी पीते हैं। यही रीज़न होता है कि गर्मियों में जब हम खाना खाते हैं मैक्सिमम हम 3 लीटर या 4 लीटर, मतलब कम से कम 3 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हो रही हैं और हमारे शरीर की त्वचा द्वारा भी कुछ न कुछ पसीने के रूप में पानी बाहर निकलता रहता है। तो लगभग 75% पानी तो ऐसे ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब आपको पसीना ज़्यादा होता है ना तो वॉशरूम कम लगता है, क्योंकि पानी आपके त्वचा के द्वारा यानी श्वेत ग्रंथियों के द्वारा शरीर से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और सर्दी में ठीक उल्टा होता है, पसीना होता नहीं है तो बार बार हमें वॉशरूम जाने का मन करता है, प्रेशर आता है बार बार। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी श्वेत ग्रंथियों से पानी बाहर नहीं निकल रहा है। हम हल्का फुल्का भी पानी लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन गर्मियों में ठीक उल्टा हो जाता है, त्वचा ग्रंथियों द्वारा भी उन पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में पानी की क्या हो जाती है? कमी। गर्मियों में गला सूखने लगता है, ज़बान सूख जाती है, और जब कभी कभी पानी का लेवल ज़्यादा घट जाता है तो हम मुख से पानी पीते हैं तो नहीं पी पाते हैं, तो वो वही चलेंगे तो तुरंत गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, तो डॉक्टर आएगा 2 बॉटल चढ़ाएगा, सही हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग, कार्बनिक पदार्थ। अभी हमारा गला सूख रहा है। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ या यह पदार्थ परितंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के, आज सब चलेगा A to Z, कल छुट्टी रहेगी, कल पूड़ी खाया जाएगी। अरे किसका पूड़ी? मतलब नहीं, तेरह ही हो रही ना शादी है, अभी शादी का प्रोग्राम बना था। हम क्या पूछा था? सब अजीत गुरु जी की शादी है, उन्हीं के पूछा था सब। अच्छा, एक बार हो गई है तो उन्हीं के, मतलब उन्हीं के घर है, पता नहीं किसकी है। अमलेश गुरुजी इधर से तिलकहरू बन के जाएंगे। इन्हीं के मतलब रिलेशन में कहीं हो रहा है, तो हम लोग बच गए, मतलब बाकी 2-3 टीचर, ये लोग खाली हैं, जिधर से मन करे उधर से घूम जाए। चलिए क्या लिखे हैं? एक पदार्थ परितंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के, परितंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध, अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं।
अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध क्या करते हैं? कौन सा संबंध स्थापित करते हैं? कौन सा संबंध, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, पारिस्थितिकीय संबंध। क्या होता है पारिस्थितिकीय संबंध? तो वही चीज़ है, तो हम पूछ रहे हैं क्या होता है एक्चुअल में, उसमें होता क्या है? सीधा सीधा पॉइंट बताओ कि होता क्या है। हाँ, तो क्या है हमारे और हमारे वातावरण में क्या संबंध है? अरे सीधा सीधा अभी हमने बताया ना कि हमको अपने जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे भाई। जो भी हम अनाज उगाएंगे उसे कूटेंगे, पीसेंगे और चबा जाएंगे, तभी हम जीवित रह पाएंगे। तो जो भी हम अनाज ग्रहण करें, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो भी लेते हैं, उसको जब हम ग्रहण करेंगे तभी ना हम जीवित रहेंगे। तो जो हम ग्रहण करते हैं वो क्या है? अजैविक। लेकिन उसका उपयोग करके हम जीवित रहते हैं तो हम क्या है? जैविक। अर्थात हमारे और उसके बीच में क्या संबंध है? वही, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, हमारे बिना वो रह लेगा, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। सही है ना? अरे खाने की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या कर मैंने तू ना खइबा तो ओकर का बिगड़ी? इतना दूर ले सोच लेला। सीधा सीधा बस इतना जानो कि तुम नहीं खाओगे तो तुम ही मारे जाओगे, तुम नहीं खाओगे तो कोई और खाएगा। अगर मानव नहीं खाएगा तो पशु पक्षी तो खाएंगे। क्लियर? सही है, सही है। लिखा, इनमें लिख लीजिए, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, घी कितने लोग खाते हैं? मैंने 1 किलो चबा जाते हैं कि ना 1 महीना में? जैसे क्या लिखे हैं, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि, न्यूक्लिक अम्ल आदि को सम्मिलित किया गया है, आदि को सम्मिलित किया गया है। क्लियर? अमलेश सर नहीं है क्या उधर? गए अंदर? लाइट वाइट चालू करवाओ यार। चलिए, फाइनली हो गया। अजैविक और जैविक घटक दोनों हो गए समाप्त। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताओ, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन, कुछ घटल बढ़ल, दर्द, समस्या? कुछ कह सुने के है तो कहला बिया। नया कुछ नहीं कहना है, ठीक है। अगली हेडिंग, पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण। पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण। पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण। नंबर 1, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तालाब भी बनाना पड़ेगा ना हो। तालाब का, तालाब क्या लिखे हैं? इतना छोटा होता है? तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। तालाब बनाइए भाई सब लोग। बन गया?
एक तालाब में क्या क्या होता है? मछली होता है। मछली रहेगा पक्का? अच्छा, तालाब है तो पानी ना रहेगा। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता वाला ना है। बनाइए। दिख रहा है? छोटा कर दें? ना समझ पा रहे हैं, क्या कह रही हो? बनाइए बनाइए। तालाब में मछली होती है। मछली कैसे बनता है? क्या गधा? हाँ, पहले बना के दिखावा। ये तो मछली कम परिना ढेर लगत। बनाइए बनाइए। और क्या होता है? योजन होता है कुछ ना। बड़ा दिन हो गया है मछली पकड़े। अरे खाते हैं तो काट के देता है ना। मछली कम। और क्या होता है इसमें? हाँ, ज़रूरी है। चित्रवा पूछता है परीक्षा में। मेढक तो एकदम आसान होता है। थोड़ा स्याही है गुरु जी, यानी स्याही और मार्कर। थोड़ा लाइट चालू कर जा। ये परीक्षा में पूछता है, उठा के देख लो बोर्ड पेपर। पूछा है तालाब का और वन का, बोलते हैं एक वृक्ष का, तालाब का और वन का। वृक्ष का, तालाब का और वन का, ये तीन ठो में से एक ठो आएगा। चित्र आएगा बनाने के लिए। हाँ तो बनाओ। एक तालाब में एक मछली बन जाएगी। और का छोटी मोटी और बना दो यार। मतलब हम ही बनाएंगे तो बनाओगे? टाइम लगेगा भाई बनाने में थोड़ा। इसी में तनी हंस बना दे, थोड़ा कमल वमल खिला दो। ए बना लीजिए भाई। और क्या होता है इसमें? अब जलकुंभी कैसे बनता है? अच्छा, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक किसे क्यों कहते हैं? अच्छा, ये हमारे देश का पौधा या विदेशी पौधा है? इसको लाया कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कोई भाई? नहीं नहीं, इंदिरा गांधी भी नहीं, अंग्रेज लाया था। क्यों लाया था सर?
इसका फूल जो खिलता है ना अच्छा दिखता है। जलकुंभी का जो फूल होता है वो दूर से देखने में अच्छा लगता है, तो इस सुंदरता के लिए लाया गया था। उस समय पूरे भारत में एक ही रेसिडेंसी थी जिसे हम लोग बंगाल कहते हैं, आज जो पश्चिम बंगाल है। तो पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वहीं पर बंगाल में जो गवर्नर था ना, या सीधा सीधा लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सुने हैं ना, तो वही यूरोप से लाया था। तो वहाँ पर जो उसका हवेली था अर्थात किला था, उस किले में एक तालाब बनवाया था, उसी तालाब में इसको रखा था। लेकिन इस पौधे को यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा कि इसने पूरा मतलब आतंक इसलिए कहते हैं कि पूरा का पूरा एशिया में फैल गया। और हवा के माध्यम से इसका जो बीजाणु होता है ना, वो हवा के जैसे हवा चलती है ना, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नहीं तो बंगाल में आया तो हमारे गांव के गढ़ई में कैसे पहुंच गया, या नदी तालाब में कैसे पहुंच गया, वैसे ही ये छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ भी होती है ना। डायग्राम आप लोग बुक से बना लेना अच्छे से। अरे किताब से बना लेना भाई, हम अच्छे से बनाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। मेढक ना बन पाएगा तो हम मेढक, हमारे सिलेबस में कहाँ मेढक है। मेघुचा कैसे बनेगा। हम क्लास में एक दिन बनाए थे, फ्रॉग बोलते हैं ना इंग्लिश में, सब हल्के में ले रही हो फ्रॉग, और वही बना के दिखा रहे हैं मेढक। हैया वाला मेढक बनाए थे, ना विश्वास है तो हम फोटो ना खींचे, उतना फोटो नहीं तो खींच के दिखा देते। पहले इसको बनाओ, कहियो खाली टाइम में मेढक सेजक सब बना देंगे। चलिए क्या करें, और 1 बजे फ़ोन किए अमलेश सर को कि 2 बजे की कोचिंग है। 1 बजे फ़ोन किया, हम फ़ोन किए अमलेश सर को कि 2 बजे आना है कोचिंग, आप हमारे पास 1:30 बजे आएगा। ये पहुँचे हमारे पास 1:55 पे। हम खड़ा होकर जो रहे थे। हाँ, उनके घर से हमारा घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बीच में इनका गाँव है, उधर उनका घर है, इधर हमारा घर। हम 1 बजे से बैठे हैं कि अब आएंगे भैया, अब आएंगे, और जब 2 बजा है ना तब आए हैं। चलिए लिखिएगा, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र लिखिए, घर से बना लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा, और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, चित्र बना लीजिएगा। हमारी बात यहीं तक, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, आएगा परीक्षा में और चित्र ही पूछता है। ये तो बन जाएगा सर। हाँ बना लिया, ऐसे ही बना लिया। लिखिए लिखिए, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र लिखिए। आधा नंबर। जब वो पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो आपको बना के दिखाना, मतलब दिखाना ही है, वो भले टाइम लगे। चलिए लिखिए, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में एक, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में एक, अपने आप में एक, अपने आप में एक हाँ कोचिंग कौन हो, घर का फोन हो तो इज्जत। हाँ अब वही तो खाली इतने पूछा था कि कहाँ हुआ, ओकरे बाद सीधे
चलिए लिखिए, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में एक पूर्ण कंप्लीट, अपने आप में एक पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में एक पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। इस परितंत्र में उपस्थित परितंत्र में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक जैविक और अजैविक घटक आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक कार्यशील इकाई का निर्माण करते हैं। तथा एक कार्यशील इकाई का निर्माण करते हैं। कार्यशील इकाई का निर्माण करते हैं। पैराग्राफ चेंज। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जैविक व अजैविक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जैविक व अजैविक घटक निम्न प्रकार हैं। अब तालाब के अंदर क्या जैविक घटक होगा और क्या अजैविक घटक होगा? निम्न प्रकार हैं। और बस क्या हुआ हो? हाँ, तो तालाब के अंदर बताना है ना। हेडिंग डालिए, अजैविक घटक की तरह। हाँ, अच्छा, एक क्रियाशील इकाई की तरह निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर जैसे हमारा एक वातावरण है, हम सजीव हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर निर्जीव वस्तुएं हैं। हम सजीव उस निर्जीव तत्वों या पदार्थों या वस्तुओं से कोई न कोई आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जिसके बीच एक परितंत्र का निर्माण होता है। हमारे अनुसार वह निर्जीव वस्तु या उस निर्जीव के अनुसार हम कभी न कभी अपने आप को क्या करते रहते हैं? परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो तालाब है, इस तालाब में भी कुछ जैविक कारक होंगे, कुछ अजैविक कारक होंगे। कभी कभी जैविक कारक की वजह से अजैविक कारक प्रभावित होगा, कभी कभी अजैविक कारक से जैविक कारक प्रभावित होंगे। सपोज इसके अंदर पोषक तत्वों, खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाए, इसके अंदर रहने वाले जितने भी सजीव हैं, जैसे मछली है, मेढक है, सूक्ष्म जीव हैं, प्लवक हैं, या अन्य जो भी सजीव या जीवधारी हैं, उनको क्या होगी? यहाँ पर रहने में असुविधा होगी, समस्या होगी। अगर कभी कभी इसमें पोषक तत्वों की मात्रा या लवण की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसमें रहने वाले सजीव अर्थात पेड़ पौधे जीव जंतु को कोई ना कोई दिक्कत होगी, उनका जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस तालाब में जो अजैविक कारक है वो भी क्या होगा? प्रभावित। अगर तालाब में मछली की संख्या ज़्यादा हो जाए, जलकुंभी की संख्या ज़्यादा हो जाए, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो तालाब उससे क्या हो जाता है? प्रभावित होता है कि नहीं? तो कहीं न कहीं इसके अंदर जो सजीव है, अगर उसकी संख्या बढ़ेगी तो निर्जीव वस्तुएं जैसे अजैविक कारक प्रभावित होंगे। अगर अजैविक कारकों की संख्या बढ़ेगी तो जैविक कारक प्रभावित होंगे। इसलिए दोनों के बीच कोई न कोई पारस्परिक संबंध बना रहे, इसके लिए हम समय समय पर मछलियों को निकालते रहेंगे, पेड़ पौधों को हटाते रहेंगे, इसके पानी में भी क्या करते रहेंगे? समय समय पर बदलाव करते रहेंगे। कभी कभी इसका पानी बाहर निकाल देंगे और इसमें नया फ्रेश पानी क्या कर देंगे? भर देंगे।
नहीं भी हम भरेंगे तो हर साल में जब बारिश का मौसम आएगा तो उसमें पानी भर ही जाएगा, और उसका पानी कहीं ना कहीं जब बारिश से पानी भर जाएगा तो उसमें का पानी बाहर निकल के बाहर चला जाएगा, बह जाएगा। तो उस पानी के बहाव के साथ उसमें जितने भी लवण की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, मछलियों की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वो खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो संतुलन अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक पारस्परिक संबंध स्थापित होगा कि नहीं होगा? सिंपल, क्लियर हो गया? लिखा? हो गया। हाँ लिखा लिखा। अजैविक घटक, तालाब के जल में कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कभी तालाब, नदी, पोखरे या नहर की सारी मछलियाँ मर जाती है, यस सर। नोटिस किए होंगे। या कभी कभी उसके अंदर जो मछलियाँ या जीव या पौधे होते हैं वह स्वतः ही विघटित होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, बिना किसी कारण के ही अपने आप मरने लगते हैं। बिना कारण के तो मरेगा नहीं, लेकिन लगेगा कि बिना कारण के ही मरे। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम दवाई ववाई छिड़क देते हैं, गलती से कोई कीटनाशक का उपयोग कर देते हैं, तब मारे जाते हैं। लेकिन कभी कभी वह स्वतः ही मरने लगते हैं, आपस में ही अंतरक्रिया करके मरने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, सपोज हमारे पास जो तालाब है, इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं और इसमें बारिश का पानी भी नहीं आता है, और एक समय ऐसा है ना कि इसमें खूब ढेर सारी मछलियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए। तो यह जो पानी रहा, अब जलकुंभी की मात्रा ही हम बढ़ा दें, इस तालाब में जलकुंभी की मात्रा ही बढ़ा देंगे ना, तो इसमें मछलियों का रहना थोड़ा दूभर हो जाएगा। जलकुंभी इस पूरे जल की मात्रा में जो भी जल के अंदर ऑक्सीजन होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जलकुंभी इनकी मतलब मछलियों या अन्य जीवधारियों की अपेक्षा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। अगर जलकुंभी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो स्वतः इसके अंदर जो भी जीवधारी होंगे ना वो मरने लगेंगे या यहाँ से निकल के भागने का प्रयास करेंगे, नहीं निकलेंगे तो इसमें मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाटर लेवल में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। किस कारण? जलकुंभी के कारण। इसलिए इसको हटा देते हैं। अगर जलकुंभी ज़्यादा हो जाएगी तो अन्य जीवधारी कम। क्लियर? चलिए क्या लिखे हैं, तालाब के जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तालाब के जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्रकाश, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस के यौगिक कामा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल करें, एमिनो अम्ल आदि अजैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। आदि अजैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, एक लाइन सुनिएगा। जैसे हमारे परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर हम बात करें तो हम भी कहीं न कहीं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में बटे होते हैं। उसी प्रकार हर प्रकार का जो परितंत्र होगा, चाहे वो जल का परितंत्र हो, तालाब का हो, वृक्ष का हो, जंगल का हो या किसी अन्य क्षेत्र या विशेष का परितंत्र हो, उस परितंत्र में भी मेन सोर्स जो होगा ऊर्जा का वह क्या होगा, सूर्य होगा, यानी प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से जब हम फसलें उगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वे लोग भी अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन की सहायता से फल फूल, अनाज या सब्जियां उगाते हैं और उनका उपभोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी सपोज जैसे यह तालाब है, इस तालाब में भी मेन सोर्स क्या होगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। अब मुख्य स्रोत सूर्य कैसे होगा यहाँ पे?
अब कहने का मतलब ये जो मछलियाँ होती है भोजन के रूप में किसको ग्रहण करती हैं? तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो तो छोटे मछलियों को खाती हैं, लेकिन जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो भोजन के रूप में किसको ग्रहण करती हैं? तो वह पादप प्लवक को ग्रहण करती हैं। पादप प्लवक का मतलब पादपों के छोटे छोटे स्वरूप को, शैवाल या काई का जो छोटा छोटा बीजाणु होता है या छोटा छोटा सूक्ष्मतम रूप होता है, उनको ही क्या करती हैं? छोटी छोटी मछलियाँ ग्रहण करती हैं। तो वह बीजाणुओं का या शैवालों का जो छोटा छोटा स्वरूप होता है, जिसे हम लोग प्लवक, जंतु प्लवक या पादप प्लवक कहते हैं, वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो जंतु या पादप प्लवक जो होते हैं ना, वो मुख्य रूप से इसकी सतह पर जो भी आपका शैवाल होता है, काई होता है या अन्य जीवधारी सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे होते हैं, उनकी शरीर की सतह द्वारा उत्पन्न होते हैं। और शैवाल या अन्य पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं तो आप इतना जरूर पढ़े होंगे कक्षा 11 में कि जो शैवाल होता है ना, वह भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया को संपन्न करता है। यह जो काई लगी है आपके आसपास फर्श पर या दीवार पर, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी शैवाल भी एक प्रकार का पौधा है। क्लियर? तो उस शैवाल से ही पादप प्लवक क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो पादप प्लवक इस तालाब में क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। और उस उत्पादक का उस उत्पादक का उपभोग कौन करेगा? तो छोटी मछलियाँ अन्य जीवधारी करेंगे। अब इन छोटी मछलियों का शिकार बड़ी मछलियाँ करेंगी और बड़ी मछलियों का शिकार आप लोग करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? जाहिर सी बातें करते हैं। तो बड़ी मछलियाँ तो छोटी मछलियों को खाती हैं, जरूरी नहीं कि छोटी मछलियों को खाएंगी। छोटी मछलियों के अलावा अन्य जो भी जीवधारी होंगे जो इनसे छोटे होंगे, खाने योग्य होंगे, तो उनको मार के क्या करेंगी? खा जाएंगी। क्लियर? हाँ जी, हवेल मछली को कोई खाएगा? इतना बड़ा है। अच्छा, जानते हैं कि एक पक्षी है जो पक्षियों का शिकार करता है? कौन सा पक्षी है जो पक्षियों का शिकार करता है? वो आपका भी शिकार कर सकता है। अगर लगेगा कि आप उसके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आपका भी शिकार करेगा। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पक्षी, उसके शारीरिक संरचना के आधार पर आपकी एक मिसाइल भी है। मिसाइल कह रहे हैं, क्या बोलते हैं जी? एयर फाइटर। जो एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमान है ना, उसी के बॉडी शेप में है। नाम शायद हमको भी उसका नहीं याद है। हम ऐसे ही क्या बोलते हैं, तुम लोगों की तरह रील देख रहे थे तो उसमें दिखा रहा था। वो उस गजब स्पीड से मतलब अपना शिकार करता है। पहले अपने शिकार को करने के लिए उसको देखेगा, उसके बाद उससे हज़ारों मील की ऊंचाई पर जाएगा और उधर से जब बंदा इधर लैंडिंग करेगा ना, तो इतनी स्पीड में करेगा कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि कौन आया, किधर से आया, और तुरंत यही गर्दन पर शिकार करता है। मतलब मारेगा फटाक से और तुरंत मर जाएंगे। और पक्षियों का ही शिकार करता है। एक पक्षी दूसरे पक्षी का शिकार करता है। बाज तो भाई फिर जैसे जंगल में शेर है ना, वैसे आसमान में बाज है। लेकिन उसके अलावा भी अब जंगल में शेर है तो उससे खतरनाक तेंदुआ होता है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे आसमान में आपका चील या बाज है, तो वह भी मानते हैं कि वो राजा है अपने क्षेत्र का, लेकिन उसमें भी एक ऐसा पक्षी है जो उससे भी तेज शिकार करता है। बाज तो बादशाह है, उसकी बात ही अलग है। नाम बताते हैं उसका हम आपको। आगे लिखिएगा, अजैविक घटक। ये छोटी छोटी हेडिंगें आपको लिखनी पड़ेगी। अजैविक घटक में लिखिएगा। अच्छा, अजैविक घटक लिखे थे ना, तो अब हेडिंग डालिए अजैविक घटक। तो अजैविक घटक हेडिंग डाले तो जैविक घटक हेडिंग डालो। अबे भाई, वो जो जैविक पढ़े थे ना, वो मतलब सामान्य वाला पढ़े थे। अभी हम लोग तालाब की बात कर रहे हैं। तो तालाब के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अजैविक घटक। अब तालाब का हम लोग पढ़ेंगे जैविक घटक। क्लियर? चलिए, तालाब के परितंत्र में थारो क्लास नहीं चल रहे, कहाँ हैं हो? अच्छा, क्या लिखे हैं? तालाब के परितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। हम बायोलॉजी में वो लेसन पढ़ा दिए हैं जिसका आप स्वभाव अपना रही हैं। ठीक है, बाकी लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। समझाएंगे कभी फुर्सत मिलेगा तो।
चलिए क्या लिखे हैं? तालाब के परितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक जैविक घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। तालाब के परितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक जैविक घटक के रूप में उपस्थित होते हैं, जो निम्न होते हैं। हर क्लास के सामने से गुजरना, लेकिन कभी गलती से बायोलॉजी की क्लास के सामने से मत गुजरना। ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि मत पढ़िए, लेकिन हम खाली इतना कह रहे हैं कि कभी भी बायोलॉजी वाले टीचर और बच्चों के सामने से मत गुजरो, बहुत खतरनाक होते हैं। जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिएगा उत्पादक। जो निम्न है, हेडिंग डालिएगा उत्पादक। बात नहीं भाई, हमारी क्लास तब तक चलेगी जब तक बैटरी में पावर रहेगा। चल रही है ना अभी है। चलिए उत्पादक, तो आप हमको ये बताइए कि तालाब में उत्पादक क्या होता है? तालाब में पेड़ पौधा होगा, मछली होगी उत्पादक। उत्पादक का मतलब समझते हैं ना? वे जीव या सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो तालाब में घास कहाँ से आएगी? देखा, तालाब में घास आएगी। तालाब में घास कौन सी? नहीं पता। अच्छा, वही में भैंस चरावन है। चलिए लिखिएगा तालाब पारिस्थितिक तंत्र में, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में, बात नहीं, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पादप प्लवक, पादप प्लवक, प्लवक आधा प ल व क, प्लवक, पादप प्लवक, ब्रैकेट में शैवाल तथा जलीय हरे पादप, ब्रैकेट में लिखिएगा शैवाल तथा जलीय हरे पादप, कामा करके लिखिएगा हाइड्रीला, उसी में कोष्टक के अंदर कोष्टक लगा दीजिए, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाइए। हाइड्रीला नाम सुने हैं? मुरई देखें, मुरई, मुरई को जड़ सहित उपार के बाहर रखो और उसको देखो ध्यान से, जैसा दिखता है वैसा ही हाइड्रीला दिखता है। हाँ, पानी में हाइड्रीला, कामा पोटा मोजो, पोटा मोजीटोन, पोटा मोजीटोन, इतना बढ़िया नाम आया अभी सा। चोटा नहीं, पोटा, पोटा मोजीटोन, पोटा मोजीटोन। लेमना किसका वैज्ञानिक नाम है? लेमना, बकरी का बच्चा थोड़ो है, वो मेमना होता है। लेमना, कामा जलकुंभी, कुमुदनी, कुमुदनी, नाम सुने कुमुदनी का? क्या होता है? किसके पुष्प को कहते हैं? अच्छा, बर्रा, बर्रा कह रहे हैं, बेर्रा का फूल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, बेर्रा का फूल और कमल का फूल एक का है, और लाल होता है। हाँ, वाटर लिली।
बेर्रा को व्हाइट वाटर लिली छोड़ा। जलकुंभी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद और दोनों ब्रैकेट वहीं पर बंद करिए। 2 ठुना लगा था, अगर एक को लगाए तो उसी को भी बंद कर दो। आदि प्रमुख उत्पादक होते हैं, आदि ETC प्रमुख उत्पादक होते हैं। तुम वो सब गुटखा चबा रही हो का इनकी तरह? है लेमना देख लेना हो, क्लियर नहीं है लेकिन होता है कुछ, हमको आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं आए। कुमुदनी ना होगा। अर्चना बता भाई लेमना का होगा? पढ़ाई ना होते है घरी, धान कटाए लगल है भैया, तब चूरा उरा लिया हुआ एक दिन। चलिए पैराग्राफ चेंज। अच्छा ये बताइए कि जो उत्पादक हैं तो ये लोग अपना भोजन तो स्वयं बनाएंगे ही, तो कैसे बनाएंगे? वही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो एक लाइन लिख लीजिएगा चेंज करके। नहीं ऐसे लिखिएगा, ए पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण। मौसम कुछ खराब लग रहा है। कल तो छुट्टी रहबे करेगी। ठीक है, अगली हेडिंग उपभोक्ता। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इसको ख़त्म करके फिर आज की क्लास बस करते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक को खाता है उपभोक्ता कहलाता है। क्लियर? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? यही होगा। और जो फुल्की पानी खाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसे लड़की बोलेंगे। चलिए, तालाब पारिस्थितिक तंत्र के, लिखेगा तालाब पारिस्थितिक तंत्र के, तुम लड़की है ना? तालाब पारिस्थितिक तंत्र के, तालाब पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ताओं को, तालाब पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ताओं को, पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, नंबर 1 हेडिंग बनाइएगा, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। हेडिंग बनाइएगा, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। ओके, इसको हेडिंग डाल के छोड़ दो। ठीक।